हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जो कि 9/8/2018 को शिफ्ट सेकंड में सीबीटी 1 का हुआ था, उसमें जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है यानी 20 क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो नॉमेरिकल हो या नॉन नॉमेरिकल हो, सभी को डिटेल्स में देखेंगे। खास करके जो नॉमेरिकल है उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम वजनी यानी 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु अस्थिर स्थिति में है। अस्थिर किस स्थिति में? स्थिर स्थिति में है। निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड, कितने वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कि ये एक वस्तु है जिसका वजन द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं m इज इक्वल टू 4 kg। ठीक है, कह रहा है यह अस्थिर है यानी गतिशील नहीं है। जब इस पर बल अप्लाई किया जाता है, जब कोई बल अप्लाई किया जाता है तो ये क्या है, गति की स्थिति में आती है। यानी गति कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से ये गति करने लगता है। तो कह रहा है कि ये स्थिर वस्तु को बल लगाकर गति की अवस्था में लाने में जो किया गया कार्य है उसको ज्ञात करें। तो यहाँ क्या है, देखिए जो ये वस्तु अस्थिर था, इसको गति में लाने के लिए जो कार्य किया गया है वो वह ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया है? वह ऊर्जा कन्वर्ट हो गया गतिज ऊर्जा में। वह गतिज ऊर्जा में। तो इसको हम क्या करेंगे, कार्य बराबर लिखेंगे, गतिज ऊर्जा जितना होगा वो निकालेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर, जहां एम क्या है, द्रव्यमान है वस्तु का, भी क्या है, उसका वेग है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए हाफ यानी 1/2 इंटू एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है 4 kg, यहाँ दे दीजिए 4 इंटू वी का स्क्वायर, तो वी कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, वी बराबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ वी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर दे दीजिए, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया आपका 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, टोटल हो गया 25 दूनी 50, यानी और कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो 50 जूल इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो 50 जूल है इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्व ए, बी और सी क्या है, डोवेराइनर के ट्राइड्स, ट्राइड्स का मतलब होता है त्रिक के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, सी का कितना है 39 यानी 39 है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस नियम को समझेंगे कि डोवेराइनर के त्रिक नियम क्या है, ट्राइड्स रूल क्या है। तो इसमें कहता है कि अगर तीन तत्व, जैसे यहाँ पर है ए बी सी, अगर तीन तत्व बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित हो तो उस कंडीशन में जो बीच वाले तत्व है यानी मतलब दूसरा तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहला मतलब ए का और अंतिम मतलब सी का, दोनों का क्या होगा, माध्य होगा। तो इसलिए बी का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, तत्व बी का परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा तत्व पहला मतलब ए प्लस अंतिम मतलब तीसरा सी और उसका माध्य मतलब टू, यहाँ टू लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करिए, ए का वैल्यू कितना दिया है, 7, यहाँ हो जाएगा 7, और सी का वैल्यू है 39 मतलब तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान है 39/2। यहाँ ऐड कर लीजिए 39 और 7 कितना हो गया 46/2 इज इक्वल टू हो गया 23, यानी इसमें दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी बी का परमाणु द्रव्यमान हो गया 23, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। इसमें ऑप्शन है पहला अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा है डेमोक्रिट्स, तीसरा है यानी सी का है जोसेफ एल प्रॉस्ट, और डी का अंतिम है एंटोइन एल लेवोजियर, जिसको सीधे लोग लेवोजियर बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है जो रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल और नाभिक की खोज के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? परमाणु परमाणु का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु का मॉडल, और इसके साथ क्या है, नाभिक के लिए, नाभिक के लिए रदरफोर्ड इसके लिए जाने जाते हैं। इसमें डेमोक्रिट्स जो है इसका क्या योगदान है, यह एक प्राचीन दार्शनिक, सॉरी यह एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया था, ये परमाणु शब्द का। तीसरा को समझ लेते हैं, मतलब सी नंबर का जोसेफ एल प्रॉस्ट, इसका रसायन विज्ञान में क्या योगदान है? तो जोसेफ एल प्रॉस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। ये निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है,
और जो अंतिम का है डी, इसी को यानी लेवोइजर को रासायनिक विज्ञान की नींव रखने के रूप में जाना जाता है। लेवोइजर जो है वो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। लेवोइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी का। एल लेवोइजर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि, कोई एक दर्पण है, ये मान लीजिए अभी हम सीधा दर्पण बना लेते हैं, जैसे ये दर्पण आप डेली यूज करते हैं, तो पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार क्या है? जैसे देखिए घर में जो यूज होता है जनरली वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है। इसके सामने अगर आप खड़ा होते हैं, जितना बड़ा आपका छवि है सेम हूबहू इस पे प्लेन दर्पण पे बनेगा, यानी प्लेन मिरर पे बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा दर्पण है जिसके सामने या उसमें देखने पर छवि क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि उत्तल दर्पण जो है ये होगा। उत्तल दर्पण पे जो है हमेशा किसी भी वस्तु का छवि वस्तु से छोटा और यहाँ पर बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे कि आप गाड़ी के साइड मिरर के रूप में देखते हैं, वो सभी उत्तल दर्पण होता है। उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, आभासी होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? वसा और तेल का क्या होता है? इसमें हो जाएगा ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों का दुर्गंध आने का कारण वसा और तेल का ऑक्सीकरण है, इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसका सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए एक पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन है, बीजांड, अंडाशय, बीजांड, बी नंबर का अंडाशय, और सी का दिया है एंडोस्पर्म, और डी का दिया गया है युग्मनाज। तो चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं कि इसका क्या काम है। जो बीजांड है ये निषेचन के बाद बीजांड एक बीज में विकसित होता है, लेकिन यह स्वयं सीधे तौर पर विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला प्राथमिक पोषक उत्तक नहीं है। तो ये बीजांड भी नहीं है। अंडाशय भी भ्रूण के पोषक उत्तक के रूप में कार्य नहीं करता, ये भी नहीं है। एंडोस्पर्म जो है इसको कहा जाता है हिंदी में भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म को कहा जाता है भ्रूणपोष, इसको कहा जाता है भ्रूणपोष। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इसका आंसर यही होगा, आंसर नंबर सी का होगा भ्रूणपोष। और युग्मनज का काम है युग्म निषेचन के बाद बनने वाली द्विगणित कोशिका है, जो बाद में कोशिका विभाजन और विभेदन के माध्यम से एक पूर्ण भ्रूण में विकसित होती है। यह पोषण प्राप्त करता है न कि प्रदान करता है। कौन? युग्मनज। तो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यह एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। कोई अवतल दर्पण है, ऐसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसमें कह रहा है वक्रता त्रिज्या कितना है। वक्रता त्रिज्या किसको कहा जाता है? इसके सेंटर को जिसको सी से डिनोट करते हैं, इसका वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो गया, दर्पण के ध्रुव तक को यहाँ, इसको पी से डिनोट करते हैं। और इसका आधा होता है जिसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है यहाँ से लेके, ये एफ से लेके यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक को ये कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देख सकते हैं कि एफ इजक्वल टू r/2। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एफ इजक्वल टू हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है, यानी वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20/2 इजक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 cm में है तो cm हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 किसका ऑप्शन है? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाली एक वस्तु की गति ऊर्जा कितनी है? एकदम साधारण सा सवाल है। कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, इसका v कितना है? v इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है? वस्तु का द्रव्यमान है 22 kg। तो देखिए इसका कह रहा है गतिज ऊर्जा निकालनी, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv², जहाँ m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है? उसकी गति है, वेग है। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू m का वैल्यू 22 इंटू v का वैल्यू कितना है? 5 है।
तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको 11 दूनी 22, ये हो गया 11 इंटू 5 का स्क्वायर 25, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275। और गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 275 जूल। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि कोई ये कंडक्टर है, अरे अच्छा से फिगर नहीं बना, मान लीजिए कोई ये कंडक्टर है और इसकी ये मोटाई है एक, और यहाँ से इसकी लंबाई है L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हुआ, इसको ए से डिनोट किया जाता है। ए इक्वल टू, सॉरी, इसको ए मान लीजिए स्मॉल में, ये हो गया ए। तो इसमें कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है आर का वैल्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के, यानी कंडक्टर की लंबाई जितनी होगी उतनी ही इसकी प्रतिरोध बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कंडक्टर अगर 1 मीटर का प्रतिरोध जितना है, अगर कंडक्टर की लंबाई 2 मीटर हो जाए तो वो प्रतिरोध उसका दोगुना हो जाएगा, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी एल मीन्स लेंथ, और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, सॉरी 1/a यानी एरिया, एरिया का स्क्वायर किसका, ये जो कंडक्टर की मोटाई है, ये मोटाई को कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिरोध, कंडक्टर का मोटाई जितनी बढ़ेगी प्रतिरोध का वैल्यू उतना ही घटेगा। तो दोनों कंबाइंड जब करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a, तो यही अगर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा ρL/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए कह रहा जो प्रतिरोध है उस कंडक्टर का किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसका, यह एरिया का, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ भाग, लिख दिया या काट लिख दीजिए, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, इसका सही आंसर होगा सी। अगर ये इसी क्वेश्चन में पूछता है कि व्युत्क्रमानुपाती में समानुपाती किसके होता है, तब इसका आंसर होता है लेंथ, यानी लंबाई का, कंडक्टर की लंबाई का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इसमें कह रहा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जिसके लिए कि आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन जनरली नमक में मिलाया हुआ रहता है, क्या, आयोडीन, इसलिए कहा जाता है जो नमक है वह आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे के तने तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है निम्नलिखित में से। तो इसमें है लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। इसका सही आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम। इसको कहा जाता है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा यानी गर्त जो है लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है, इसके कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित जो धातु है इसमें से कौन ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो जनरली आप देखिए सोना तो देखे ही होंगे, हर घर में लगभग होता है, तो ये इसको आप ओपनली रख सकते हैं, यानी केरोसिन में रखने की जरूरत नहीं है। तांबा भी, जिसको कॉपर कहते हैं, जनरली कंडक्टर या वायरिंग किया जाता है उसमें तांबा का उपयोग होता है, तो वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम भी आभूषण के कार्य में भी आता है और बहुत जगह यूज होता है, ये भी रख सकते हैं। बच्चा सोडियम, यानी सोडियम को रखना पड़ता है किस में, सोडियम को रखना पड़ता है केरोसिन आयल में, केरोसिन आयल में। इसका रीजन है, सॉरी, केरोसिन आयल में। तो इसका रीजन है कि सोडियम बहुत अविक्रियाशील तत्व होता है। ये क्या होता है, जब ये इसको एयर में रखेंगे सोडियम को, तो एयर में जो नमी होता है, नमी या एयर का टेम्परेचर होता है, उसी पे नमी से अभिक्रिया करके ये जलने लगता है। तो जिस कारण से क्या करते हैं, इसको सोडियम को जो जहाँ केरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि जब ये किसी तत्व को अगर सोडियम में, सॉरी, जब ये किसी तत्व को केरोसिन में रखेंगे तो क्या होगा, बाहरी इन्वायरमेंट से इसका कनेक्ट कट जाएगा, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं जा पाएगा, जिस कारण से क्या होगा, सोडियम बर्बाद नहीं होगा, यानी अभिक्रिया नहीं करेगा और ये जलेगा नहीं। इसलिए सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा। तो देखिए, जैसे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, या केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, या फ़ारेनहाइट से रोमर में कन्वर्ट करना हो। देखिए टेम्परेचर का यही होता है केल्विन
सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और रोमर, 4 तरह का होता है यूनिट। तो इसी में से कोई आपस में कन्वर्ट करने के लिए कहता है। तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला आप याद रखिए। इस तरह से जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन होगा सभी का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए बस एक फॉर्मूला याद रखिए, क्या, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू R/4। यहाँ क्या है, ये C सेंटीग्रेड, F फ़ारेनहाइट है, K केल्विन है और R रोमर है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सेल्सियस और केल्विन में। तो ये सेल्सियस में है और ये केल्विन में है। तो इसमें से हम इस दो को अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। तो ये देखिए 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू हो गया K माइनस 273। यहाँ हमको कन्वर्ट क्या करना है, सेल्सियस से केल्विन में, यानी केल्विन का वैल्यू हमें निकालना है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस 273। तो ये मतलब क्या है, सेंटीग्रेड में हमको 273 को ऐड करना है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, नहीं ये भी गलत है। बी का कह रहा दिए गए तापमान में 273 जोड़े, तो ये क्या है, ये सही है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg कितने, ये यहाँ पे है, 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और जी का वैल्यू दिया गया है। जी का वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दिया गया क्या क्या है। तो दिया गया देखिए एम है, एम कितना है, यानी द्रव्यमान 2 kg। उसके बाद क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड, वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू इक्वल टू हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा चीज क्या दिया है, टाइम। टाइम टी इक्वल टू है 2 सेकेंड। और जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर जी का वैल्यू ना दिया रहे, इसका वैल्यू हम मान लेंगे कितना, 9.8। अगर नहीं दिया रहे तब, अगर दिया गया है तो इसीलिए जो वैल्यू दिया गया है हम उसको ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें निकालना क्या है, मुझे गतिज ऊर्जा निकालना है। क्या कर रहा है कि गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा कह रहा है गतिज ऊर्जा इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमको क्या करना है, v ज्ञात करना है। v मतलब अंतिम वेग ज्ञात करना है। जिस टाइम का हमको गतिज ऊर्जा निकालना है उस टाइम का मुझे v ज्ञात करना है। एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि वस्तु को कह रहा है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो ऊपर की ओर जब फेंका जाता है तो न्यूटन के 3 गति के नियम है, न्यूटन के 3 नियम है, गति के 3 इक्वेशन है। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है जब क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु जा रहा है तब। लेकिन यहाँ क्या है, वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो इस कंडीशन में सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई वस्तु जब ऊपर की ओर फेंका जाता हो तो यहाँ v बराबर हो जाएगा u और माइनस हो जाएगा gt। देखिए इसको कैसे समझना है, इसके जो गति के समीकरण है, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशन की ओर रिवर्स वर्क करता है। यानी ग्रेविटेशन जो वस्तु, किसी भी वस्तु को पृथ्वी क्या है अपने ओर नीचे की ओर खींचती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जी का वैल्यू माइनस हो जाएगा। यहाँ एक की जगह यानी एक्सेलरेशन की जगह गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा जी का वैल्यू। तो v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस जी टी। यही अगर वस्तु ऊपर से जब नीचे की ओर आए उस टाइम में क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू, उस टाइम जी का वैल्यू हो जाएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन जब ऊपर की ओर जा रहा है उस कंडीशन में हो जाएगा जी का वैल्यू नेगेटिव। यहाँ हमको v निकालना है। तो v इक्वल टू हो जाएगा, u का वैल्यू दिया गया है, u कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 और माइनस जी टी, जी का वैल्यू कितना गया 10, और टाइम कितने सेकंड के बाद कर रहा है, यहाँ देखिए 2 सेकंड के बाद। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 दूनी 20, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो देखिए सवाल का आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। अगर किसी भी वस्तु का अगर अंतिम वेग या जहां हमको उसका गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है उस टाइम का वेग अगर 0 हो जाए, यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये जो है, इसमें इसका v का हम वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो क्या कह रहा है, हाफ और m का वैल्यू कुछ भी हो इस कंडीशन में, मान लीजिए 2 है, और जब v ही 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ये सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हो गया 0 जूल। क्योंकि 2 सेकंड के बाद
वो वस्तु अस्थिर हो जाएगा। जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो 2 सेकंड के बाद क्या होगा, वस्तु अस्थिर हो जाएगा और उसके बाद ये फिर नीचे की ओर गिरने लगेगा, फ्री फॉल होने लगेगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगा, उस टाइम 0 हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन में बी नंबर का है 0 जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। इसमें से कह रहा है कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, जड़त्व है, यहाँ जड़त्व है, बल है, फोर्स है, संवेग है और वेग है। यहाँ एक एक प्रत्येक ऑप्शन को हम एक एक करके समझेंगे। जड़त्व किसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम दो वस्तु ले लेते हैं, वस्तु के दो स्टेट ले लेते हैं। ये वस्तु क्या है, गति की अवस्था में मान लीजिए है, इसका v कुछ है, और ये मान लीजिए कि अस्थिर है। तो जड़त्व कहता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहती है, अगर उसमें हम गति उत्पन्न करना चाहेंगे तो उसका वह विरोध करता है, यानी उसके गति में लाने के लिए हमको एनर्जी को अप्लाई करना है, एनर्जी खर्च करना है, यानी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसको स्थिर करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे जब किसी बस में बैठते हैं, अगर बस खड़ी है, अगर बस क्या है, खड़ी है, और आप बैठे हैं बस के अंदर, अब बस एकाएक चलना प्रारंभ करती है तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों, इसलिए कि आप अस्थिर अवस्था में हैं, लेकिन बस का इंजन जब फोर्स अप्लाई करता है तो बस आगे की ओर बढ़ती है, तो आप पीछे की ओर होने हैं, मतलब वो विरोध करता है जड़त्व का। उसी तरह से अगर बस खूब स्पीड में है लेकिन एकाएक अगर वो रुक जाती है तो क्या होगा, आप आगे की ओर फेंका जाएंगे, जो कि आप डेली के जीवन में फील कर चुके होंगे। तो जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का स्थिति है, यानी स्टेट है। तो ये किसी एक वस्तु का हो सकता है, यहाँ पर क्या है, ये अकेला भी हो सकता है, अकेला वस्तु का। उसके बाद हम बी को छोड़ देते हैं, बी को बाद में देखेंगे, पहले सी को देखते हैं। संवेग, संवेग का क्या होता है, एम इंटू वी, यानी किसी वस्तु का, जैसे यह एक वस्तु है, मान लीजिए 2 kg है, इसका वी है, गति है, मान लीजिए 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, एम वी, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी किसी एक वस्तु का ये गुण हो सकता है, यानी एक वस्तु पे हो सकता है। वेग क्या है, कोई वस्तु अगर चल रही है तो बस किसी एक वस्तु का हो सकता है। लेकिन बी का क्या है, बल है। फोर्स क्या होता है, जब आप, फोर्स का क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, सीधा सा है, बल हमेशा जोड़े, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। यह न्यूटन के तीसरे नियम का मूल सिद्धांत है कि आप अगर किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इस पर आप हाथों से जोर से मारते हैं, तो यह भी आपके हाथों पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण हाथ में चोट लगता है। यानी बल क्या है, कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता, या एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है, तो इसलिए बल कभी अकेले में नहीं होता। अगर आप इस पर बल लगा रहे हैं तो ये भी आप पे बल लगा रहा है, यानी कोई भी इस पे बल लगाए तो ये बल इस पे भी लगा, इसलिए बल क्या है, कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। यानी 4 ऑप्शन जो दिया गया इसमें, ए बी सी डी, तो इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है पहला, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है मीथेन यानी सी नंबर का, और डी नंबर का है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि बायोगैस में कौन सा ये गैस है जो बायोगैस से उत्पन्न नहीं होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बायोगैस कहा किसको जाता है, बायोगैस क्या होता है। तो देखिए प्रकृति में जितने पेड़ पौधे हैं या जानवर मरने के बाद, जब उसका, या पेड़ पौधे सड़ने के बाद जो उसका गठन होता है, यानी डिकम्पोजिशन होता है, सड़ता है, तो उससे क्या गैस निकलती है, उसी को कहा जाता है बायोगैस। तो बायोगैस में क्या क्या होता है, सबसे पहले मीथेन होता है, मीथेन यानी जिसको कह सकते हैं CH4। ये जो है टोटल का 50 से 70% होता है, कहीं कहीं अलग अलग वैल्यू मिलेगा, 50 से 70% होता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वैल्यू जो है 30 से 50% होता है। और तीसरा है, यानी सी नंबर का है ये H2S, इसका जो वैल्यू है बहुत कम मात्रा में ये आता है H2S, और इसके साथ ही इससे नाइट्रोजन भी निकलता है और जल वाष्प भी, जल वाष्प आखिर में क्या हुआ, जल ही हुआ, यानी पानी ही, मतलब H2O। इतना चीज बायोगैस संयंत्र से निकलता है। तो क्या हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और जल गैस। इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस से नहीं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस, देखिए इसमें क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। और चौथा है डी नंबर का धुलाई वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10
अणु जो है पानी है। ये होता है Na2CO3 into 10H2O, धुलाई वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है। सबसे पहला है बेकिंग पाउडर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसमें नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग होता है, यहाँ फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि इसमें Cl2 भी है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है किसका, क्लोरीन गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है, जिसको किससे सूचित करते हैं, Kr से, Kr इसका परमाणु संख्या 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सीधा सा बात है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, किसी भी तत्व में, किसी एक तत्व का नहीं है, परमाणु संख्या बराबर होता है, परमाणु संख्या इक्वल टू उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, परमाणु संख्या 36 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो चलिए डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में क्या होता है, एक तो होता है बोर-वियरी का सिद्धांत, जिसमें किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2n², जहाँ n क्या है, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कौन सा है, KLM कौन सा है, जैसे K है, LM, तो ये है K के लिए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, L के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा और M के लिए 3 हो जाएगा, तो इसके अनुसार होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला में हो जाएगा 2n², तो देखिए पहला कक्षा में हो जाएगा 2 इंटू n का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 2 ये होगा। दूसरा कक्षा में क्या आ जाएगा, 2 इंटू n का वैल्यू 2, 2 दूनी सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह से तीसरा में क्या होता है, तीसरी कक्षा में 18, और किसी भी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक नहीं हो सकता, ये भी रूल है, किसी भी तत्व के जो अंतिम कक्षा है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। इसके अनुसार हम देखते हैं 2 8 18 कितना हो गया, 8 2 10, 18 28 और परमाणु संख्या कितना है 36, तो कितना बच जाता है 28 घटाने के बाद, 28 घटाने के बाद 8 बच जाता है, मतलब 2 8 18 28, यहाँ से काउंट करके भी देख सकते हैं 36 हो रहा है कि नहीं, 2 8 18 कितना होगा 28 और 8 36, इसका सही होगा बी। वैसे भी ये क्या है, क्रिप्टन जो है इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है, तो इससे भी आप देख सकते हैं ये है सही आंसर है इसका बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं, तो धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण और हाइड्रोजन। जैसे कोई भी धातु है, जैसे सोडियम है, सोडियम है, अगर मान लीजिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है H2SO4, हाइड्रो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें क्या होगा, H2 का रिलीज होगा, यानी इसको यह विस्थापित कर देता है। इसका सही आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डॉट डॉट शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो सकती है। क्या शामिल हो कि विविधता और भी उत्पन्न हो सकती है। पहला इसका ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, बी का है बाइनरी विखंडन, सी का है वनस्पतिक जनन और डी का अलैंगिक प्रजनन। तो चलिए इसमें से हम दो को अच्छे से बताते हैं। जैसे लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक माता और पिता की आवश्यकता होती है, यानी इसमें क्या है, दो व्यक्ति से एक संतान उत्पन्न होता है, यानी माता पिता से। इसमें क्या होता है, इसमें विविधता अधिक होती है, इसमें विविधता अधिक होती है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है, जैसे अलैंगिक पेड़ पौधे में होता है, जैसे मान लीजिए अगर आम का पौधा है तो एक आम के पौधे से दूसरा आम का पौधा बनता है। मतलब ये नहीं कि दो आम के पौधे मिलेंगे तब तीसरा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो के मिलने के बाद तीसरा एक अलग तरह का होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई विविधता नहीं होती लैंगिक प्रजनन। लेकिन अलैंगिक प्रजनन जैसे मनुष्य है, मनुष्य में देखिए जितने भी मनुष्य है कोई भी एक दूसरे से हूबहू नहीं मिलता है, यानी इसमें क्या है, जैव विविधता है, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो यहीं पर 20 क्वेश्चन था, इसमें 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था। 20 क्वेश्चन को हम अपने जानते हो अच्छे से बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी